आज के इस विशेष पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे बीच में विधानसभा के हमारे विधायक दल के नेता माननीय चरणदास महंत जी और विशेष रूप से उपस्थित हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, सुशीलानंद शुक्ला जी और तमाम हमारे स्पोक पर्सन और हमारे सीनियर नेता, पीसीसी के पदाधिकारी, पूर्व विधायक साथीगण और सभी हमारे आदरणीय पत्रकार साथीगण। आदरणीय साथियों, इस मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर जनता के मुद्दों को लेकर आक्रामकता साथ लड़ाई लड़ी है। मैं आपके बीच में सदन की बाहर की बातें रखूंगा, बाकी सदन के अंदर बात हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय महंत जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रखेंगे। आदरणीय साथियों, पिछले 5 दिनों में सदन से लेकर सड़क तक हमने जनता की लड़ाई लड़ा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था से डरी सहमी जनता के भीतर हमारी लड़ाई से भरोसा पैदा हुआ है। हमने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में जनता के हकों की रक्षा के लिए कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर, लचल कानून व्यवस्था को लेकर लगातार लूट, हत्या, डकैती, चोरी, अपहरण, चैन स्नैचिंग, लगातार खुलेआम गोलीबारी, चाकूबाजी, इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 24 जुलाई को विधानसभा घेराव का आह्वान किया था और इस घेराव में पूरे प्रदेश से लगभग सभी हमारे कार्यकर्ता साथीगण 5000 से अधिक गाड़ियों में राजधानी रायपुर के लिए निकले और शासन प्रशासन ने पूरी तरह से इस कार्यक्रम को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी और जगदलपुर से बस्तर से आने वाले गाड़ियों को बस्तर से रोकना शुरुआत किए। जहां राजधानी तक पहुंचने नहीं देना उनका मकसद था, लेकिन तब भी हमारे कार्यकर्ता उतने रोकने के बाद, कड़ी सुरक्षा के बाद भी राजधानी तक आधे कार्यकर्ता पहुंच पाए। उसी तरह से रायगढ़ रोड का भी देखें तो यहां पे भी पूरे पुलिस प्रशासन रास्ते में चाक चौबंद थी, हमारी गाड़ियों को रोका गया। उसी तरह आप बिलासपुर रोड को भी देखें, उसी तरह आप सरगुजा और अन्य रोड को भी देखें, भिलाई रोड को भी, सभी तरह से मतलब राजधानी के बाहर शासन प्रशासन नहीं चाहती थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता राजधानी पहुंचे। क्यों? इसलिए कि सरकार अपनी विफलता और नाकामी को छुपाने के लिए पूरी तरह से डरी हुई थी, सहमी हुई थी और इसके लिए कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जी जान लगा दिए। लेकिन धन्यवाद देता हूं हमारे तमाम कार्यकर्ता साथियों को, जो हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में इतने बड़े सफल हमारे विधानसभा का घेराव का आयोजन रखा गया और जिस तरह से 25,000 से अधिक कार्यकर्ता इतने रोकने के बाद भी शहर के चारों तरफ पूरी किल्लेबंदी कर दिए गए, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता धरना स्थल तक पहुंचे और बहुत सारे ट्रैफिकों में फंस भी गए, तब भी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे 25,000 से अधिक संख्या में और इस कार्यक्रम को सफल बनाया और सरकार को बता दिए कि प्रदेश की जनता में कानून व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश है, प्रदेश की जनता में बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं को लेकर गुस्सा है। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता ने भी समर्थन किया और कांग्रेस पार्टी ने आक्रामकता साथ बात रखे ताकि, और निश्चित रूप से सरकार पूरी घबराई और डरी हुई थी और इसका असर हम चाहते कि इसका असर शायद सरकार सोई हुई, सरकार गहरी नींद में, कुंभकर्णी की नींद में सोई है सरकार, जाग जाए। लेकिन तब भी जिस दिन घेराव हो रहा था हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। कल की घटना आप देखेंगे, सिर्फ एक बिस्किट की चोरी के लिए खुलेआम उनको रेलवे स्टेशन से उनको पैर में बांधकर उनको खींचा जा रहा है। मतलब वास्तव में छत्तीसगढ़ का हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये शायद सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है और ना ही
कानून व्यवस्था ये ठीक कर पा रही है। आने वाला समय में इसको लेकर कांग्रेस पार्टी फिर एक नई रणनीति बनाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता साथियों को, और इसके साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, कई कार्यकर्ता हमारे घायल भी हुए। तब भी प्रदेश की हित और प्रदेश की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी, हमारा कार्यकर्ता निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ में शंखनाद किया है, और इसके लिए तमाम वरिष्ठ नेताओं का भी पूरा सहयोग और आशीर्वाद रहा है। और इसके बाद जो सदन के अंदर की बात है, हमें आमंत्रित करता हूं माननीय चरणदास महंत जी, हमारे विधायक दल के नेता, वो आपको बताएंगे। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष भाई दीपक भाई जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी, आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय यादव जी, भाई जायसवाल जी, सभी पूर्व विधायक, हमारे कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी साथियों और आप सब पत्रकार साथियों। वैसे तो आप सबने देखा ही होगा, आप सबकी उपस्थिति विधानसभा में रखी थी। इस बार छोटा सत्र 5 दिन का होने के बावजूद भी कांग्रेस के हमारे 35 विधायकों ने मिलकर के सशक्त भूमिका विधानसभा में निभाई, और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार सशंकित भी थी, डरी हुई भी थी, और जैसा कि आपने कहीं कहीं सुना होगा, रोज उनका एक मीटिंग का सेशन होता था कि आज विधानसभा में इस तरह के सवाल उठेंगे। ये पहली बार हुआ है, भूपेश भाई जानते हैं इस बात को, कि 5 दिन में 4 स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा करना, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पिछले वर्षों में थी तो हफ्ते 15 दिन में या 1 महीने में एक स्थगन प्रस्ताव आता है। इस बार 4 प्रस्तावों को लेने पड़े, घंटे 2 घंटे तक चर्चा हुई, और जहां तक 24 तारीख का धरना जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी की ओर से हम सब लोगों के सहयोग से किया गया, उसमें हम लोगों ने विधानसभा में काफी हंगामा किया, और पूरा दिन भर लाइन आकर की चर्चा होती रही। मैं पुराने विधायक साथियों के, हमारे सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी सक्रियता दिखाई, हर बात को बेहतर ढंग से और तथ्यपूर्ण वहाँ प्रस्तुत किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, बलौदाबाजार की घटना देश को कलंकित करने की वाली घटना थी। इसमें भी हम लोगों ने पूरी सरकार को घेरा। ये पूरे सरकार की विफलता थी, उनका खुफिया तंत्र, उनका पुलिस विभाग, सब जगह वो अक्षम रहे, और एक बहुत बड़ी छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाली घटना बलौदाबाजार के रूप में हुई। हम लोगों ने किसानों की समस्या को भूपेश जी ने बहुत अच्छे ढंग से उठाया। पूरे प्रदेश में बिजली की कमी, खेत में गलत बीज वितरण और खाद की कमी, इन सब बातों को हमने उठाया। और इसी तरीके से आज पूरा प्रदेश का हर कोना जो मलेरिया और डायरिया के कारण परेशान है, उस पर भी हम लोगों ने असलियत उनके सामने दिखा दिया कि ये जो हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार जो थी, उसने प्रदेश में मलेरिया, डायरिया उन्मूलन के लिए जितना काम किया था, उन कामों को इन लोगों ने आते ही बंद कर दिया। लगभग उन दवाइयों को उपयोग करना बंद कर दिया जिसको हमारी सरकार ने खरीदी थी, और नई दवाइयाँ खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनका हिसाब किताब जो होता है वो नहीं हो पा रहा है। री-एजेंट जो ब्लड टेस्ट के लिए आवश्यक है अस्पतालों में, यहाँ तक कि
जो बीमार होकर आता है उसको ये दबाव डाला जा रहा है कि आप उस पैथोलॉजी लैब से अपना खून जांच कराएं। मतलब बीमारी में भी खून जांच कराने के बहाने किस तरह से लोग धंधा शुरू कर रहे हैं, ये हमने देखा और उसे आप जनता के सामने दिखाने की कोशिश की। एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को लगी होगी, मैंने नक्सली घटना की जब बात हो रही थी तो मैंने शंका ही व्यक्त नहीं किया था, मैंने असलियत को रखने की कोशिश की कि ये जो जमा हुए पहले के भरमार बंदूक हैं जो वहाँ के बस्तर के थानों में या अलग अलग कहीं रखे हुए हैं, उस भरमार बंदूक को ले जाते हैं और जहाँ आम आदमी की हत्या हो जाती है या इनकी गोली से जो आम आदमी मर जाता है, उस शव के सामने ये लोग उसी पुराने भरमार बंदूक को रख देते हैं और उनको नक्सली घोषित कर देते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ये इतनी बड़ी बात है जिसको हम और आप सोचते नहीं। आप सोचिए कब से भरमार बंदूक का चलना भारत देश में बंद है। जो बड़े बड़े आधुनिक मशीनों से जिनके पास है, जिनके पास लांचर है, वो क्या भरमार बंदूक का उपयोग करते होंगे? उनके पास AK-47 है, वो क्या भरमार बंदूक का उपयोग करेंगे? मैंने यहाँ ये जानने की कोशिश की कि क्या आपने कभी भरमार बंदूक की जांच कराई है, उसकी संख्या कितनी है और उसका आपने परीक्षण कराया है कि भरमार बंदूक आज भी कोशिश करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद चलता भी है कि नहीं? सिर्फ हमारे आम नागरिकों को नक्सली बताने में और भरमार बंदूक का उपयोग हो रहा है। इस ओर मैंने शासन का ध्यान दिलाया और हमारे सभी साथियों ने उसमें पूरा सहयोग दिया। हमारी ये कामयाबी रही है कि हमने सशक्त विपक्षी की भूमिका निभाई और इस बार दिखा दिया कि हम भले ही सरकार में नहीं आ पाए मगर आपसे किसी भी बात पर कम नहीं है। हम छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए हम लोग समर्पित पार्टी के सदस्य रहे हैं, रहेंगे और हमेशा आपसे आगे बढ़कर हम आपको जन जागरूकता के बारे में बताते रहेंगे, हमारे आक्रोश के बारे में बताते रहेंगे। हम पूरी तरह एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यगण, विधायकगण, अध्यक्ष जी, पदाधिकारीगण, मुकेश भाई मिलकर इस सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कटघरे में लाने की कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से हम इनको ये बता देंगे कि आपसे ज़्यादा हम छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं, चाहे वो हमारी संस्कृति का मामला हो, चाहे हमारी परंपराओं का मामला हो। अनेक कार्यसूची में शामिल होने के बाद जैसा कि होता रहा है, हो जाता है, तो लोगों ने हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया और बहुत सारी बातें उन्होंने हमारी जवाब को दबा दिया। हमने बेमेतरा की घटना उठाई, हमने हत्याओं में जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी बात की, यहाँ के जो बारूद फैक्ट्री में आग लगी थी उसकी बात की, यहाँ के बिजली विभाग में जो आग लगी थी उसकी बात की। जो भी आपके दिमाग में ऐसी बात नहीं होगी हम उन सब बातों पर बड़ी गंभीरता से चर्चा किए हैं। तो मैं मानता हूँ कि सफल 5 दिवसीय विधानसभा संपन्न हुआ है और हम सबका इसमें सहयोग रहा है। भाई मुकेश जी ने अपनी पूरे अंदाज में इसका विरोध किया और मैं चाहूँगा कि वो भी आपकी बातों का, आपके प्रश्नों का उत्तर दे। अब आप दोनों बोल लिए, हो गया बोलना ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी भी अपनी बातें रखेंगे। बोल लूँ, अध्यक्ष जी बोलिए। माननीय हमारे समिति के अध्यक्ष दीपक जी, हमारे विधानसभा में कांग्रेस विधायक नेता डॉक्टर चरण दास जी, सुशील शुक्ला जी, अजय जी, विधायक और सभी हमारे साथीगण, उपस्थित सभी पत्रकार।
मैं दीपक जी को और आदरणीय बहन जी को लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने गाँव की ज्वलंत मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक पूरी रणनीति के साथ, पूरे सूझबूझ के साथ जो लड़ाइयाँ लड़ी, उसका पूरा प्रभाव आम जनता पर बहुत अच्छा पड़ा है। विधानसभा सत्र 22 तारीख को हुआ, लेकिन रणनीति बनाने के लिए 21 तारीख को ही शाम की विधायक की बैठक रखी गई और उस दिन तैयारी की शुरुआत हुई और दूसरे दिन ही 22 तारीख को बलौदाबाजार की घटना को लेकर बहुत विपक्ष पूरा आक्रामक तरीके से उसे विधानसभा में रखा और भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो बेखुद है। 24 तारीख को विधानसभा का घेराव हुआ। विधानसभा के घेराव में पूरे प्रदेश भर से, बस्तर से लेकर सरगुजा तक सब साथी आए थे, आम जनता भी आए थे। जबरदस्त उपस्थिति रही है हजारों के तादाद में और विधानसभा घेराव करने निकले तो हमारे बहुत सारे साथी घायल हुए। पुलिस ने मारा भी, पीटा भी, हाथ के पटका भी, उसके बावजूद भी पीछे हटे नहीं। आदरणीय साथियों, 7 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल साबित की है। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी हो चुका है। विष्णुदेव साय की सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार है। सुशासन की बात तो छोड़िए, सरकार है भी कि नहीं इसका पता नहीं चल रहा है और चल रहा है तो रिमोट से चल रहा है। आज इसके कारण से 7 महीने में ही रेत माफिया, भू माफिया, गांजा तस्कर, ड्रग तस्कर, मानव तस्कर, गौ तस्कर, सबका बोलबाला पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और स्थिति ये है कि रायपुर राजधानी में 4-4 बार गोलियां चली, भिलाई में गोलियां चली, रायगढ़ के लोग जाके दूसरे प्रदेश में गोली चला रहे हैं। इस प्रकार से अब प्रोटेक्शन मनी के लिए यहाँ गोली चला रहे हैं, व्यापारियों के घर में घुस के धमकियां दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आम जनता को घसीट घसीट के पीटा जा रहा है। और बलौदाबाजार की घटना है वो काला धब्बा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय सरकार के ऊपर काला धब्बा है। आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में विधानसभा में हमारे विधायक साथियों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे खाद बीज नकली दवाई का मुद्दा हो, चाहे वो बिगड़ते कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे उल्टी, दस्त और मलेरिया से लोगों की मौत और उसके संक्रमण का फैलाव, ये मुद्दा हो। आज 5 साल में हमारी सरकार ने 5.6% जो मलेरिया का था उसे घटा के 0.99% में ले आए। आज स्थिति ये है कि चाहे वो सोनावाही का मामला हो, चाहे कोयलारी का मामला हो, चाहे कल्याणी का मामला हो, चाहे बीजापुर का मामला हो, चाहे वो रतनपुर का मामला हो, चाहे वो जांजगीर चांपा का मामला हो, सब जगह उल्टी दस्त से मौत हो रही है, मलेरिया से मौत हो रही है। जो सरकारी छात्रावास है वहाँ लोगों की मौत हो रही है। विष्णुदेव साय के जिले में जसपुर में वहाँ छात्रों की मौत हो रही है। तो ये स्थिति मलेरिया और उल्टी दस्त से मौत लगातार यहाँ हो रहे हैं। जिस प्रकार से नेताजी ने बताया कि यहाँ दवाइयाँ नहीं है, दवाई का अभाव है। यहाँ स्थिति ये है कि टीबी की दवाई नहीं मिल रहा है। भारत सरकार से अनुमति ले रहे 73,000 खरीद रहे। अरे आपको 90 विधानसभा 90 लाख कम से कम दवाई टेबलेट होना चाहिए। 69,000 में होगा क्या?
मतलब सरकार की स्थिति क्या है? तो 90,000 के लिए भारत सरकार से अनुमति ले रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है। आपको याद होगा जब कोरोना काल था, सेकंड फेज में हम लोग मितानिनों को किट पहुंचा दिए थे, सबके पास किट था, वो सब दवाई बांट रहे थे। दवाइयों की उपलब्धता इतने हम लोगों ने कर दी थी कि दवाई के अभाव में किसी की तकलीफ ना हो, किसी की मौत ना हो। और आज स्थिति है उल्टी दस्त से लोगों की मौत हो रही, मलेरिया से मौत हो रही, ये स्थिति। तो आज क्या, इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे विधायक साथियों ने बिजली बिल का मामला हो, खाद बीज का मामला हो, बड़ौदा बाजार की घटना का मामला हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला हो, कवर्धा में बढ़ते अपराध का मामला हो, फर्जी हस्ताक्षर से वन भूमि का पट्टा अब बंटने लगा है, उस चाहे फर्जी नक्सली बताकर आदिवासियों को या गिरफ्तार करने का मामला हो, चाहे इनकाउंटर करने का मामला हो, महिलाओं को गुमशुदगी और अपहरण का मामला हो, घटिया चना का वितरण। आदरणीय नेताजी ने विधानसभा में पैकेट ही दे दिया था मंत्री जी को, भाई ये चना जो नाफेड देती है वो रास्ते में बदल जाता है, घटिया चना यहाँ पहुँच रहा है, पानी डाल के ला रहे हैं। मतलब 1 क्विंटल में यदि चना है तो उसमें 8-10 किलो का अंतर आ रहा है। और फफूंद लगे हुए चने यहाँ सप्लाई हो रहे हैं, कई महीने से सप्लाई नहीं हो रहे हैं। मंत्री जी को नेताजी भी ने घेरा और कल मेरा भी प्रश्न फंस गया, तो उन्होंने तो ध्यानाकर्षण लगाया उसमें, उस मामले में मतलब चना भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं आदिवासियों को, राशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं आम जनता को। और महतारी वंदन की बात करते हैं, उसमें भी महिलाएं कर रहे हैं, हमको काट काट के दे रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा है, बैंकों में चक्कर लगा रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा है। अब वो जाए तो जाए कहाँ? 1,000 के लिए वो कभी अधिकारियों के पास, कभी बैंक के पास, कभी नेताओं के पास, तो 1,000 तो इसी खत्म हो जाता है। ये स्थिति चल रहा है। तो विष्णुदेव सहायक सुशासन कहने भर का है। आवास का मुद्दा, लेकिन पहले कैबिनेट का फैसला 18 लाख लोगों का आवास, और मेरे प्रश्न में कहा कि एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ, ये वस्तु स्थिति है। और वो पहले कैबिनेट का फैसला है और पूरे प्रदेश भर में 18 लाख आवास का होर्डिंग लगा हुआ है, और सरकार न बजट में पैसा रखा है न किसी को दे रहे हैं। हम ही लोग जो 7.5 लाख लोगों को दिए हैं वही की दूसरी किस्त है, बचत नए लोगों को मिला नहीं है। तो ये सरकार पूरी तरह से विफल है, और इसकी विफलता को सड़क से लेकर सदन तक के आदरणीय दीपक बैज जी और आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी के नेतृत्व में हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने और विधायकों ने जबरदस्त ढंग से आम जनता के मुद्दे को उठाया है, और इसके लिए मैं दोनों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत सूझबूझ के साथ, समन्वय के साथ सब आप लोगों ने काम किया, और उसकी परिणति ये है कि आम जनता के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़े हैं। दोनों को बधाई। इसका मतलब पहली बात तो है कि कोई काम हो नहीं रहा है, दूसरा मंत्री को कुछ समझ आ नहीं रहा है, तैयारी है ही नहीं, अधिकारी लोग बराबर बता नहीं रहे हैं, तो विभाग में पकड़ है ही नहीं, ये प्रदर्शित कर रहा है। ये इसका मतलब ये है कि सरकार बदनीति से कार्रवाई कर रही है। अभी विनोद तिवारी को, उसका वीडियो हम देख रहे थे, उसको उठा के पटका है सर के बल, वो तो सर उठा लिए तो बच गया, लेकिन सर में अभी भी उसका गुमड़ है। तो ये कांग्रेसियों के किस प्रकार से, उसी प्रकार आशीष नाम का आशीष, उसको साथ भी उस प्रकार से किया है, आशीष पांडे, अंकित पांडे। तो हमारे साथियों के साथ इस प्रकार से कर रहा है, बदनीति के साथ FIR हमारे महापौर के खिलाफ किया गया, वो स्पष्ट है कि ये बदनीति है। हाँ, देखिए उस परिपत्र में जहां तक के
जिसका मकान है, व्यवसायिक परिसर, उसे बगल के लगे हुई जमीन है, वो 150% का था। अलग अलग उसके बिंदु हैं, जिसके पट्टे बने हुए हैं और उसको भूमि स्वामी हक में देना है, उसके लिए अलग था। दूसरा, जितने सामाजिक संगठन हैं उसको सस्ते दर पे देना, तो जिसमें हम लोगों ने तय कर दिया था कि अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग के लोगों को 10% में और फर्स्ट क्लास है उसको 15% में भूमि आवंटन करना है। तो सरकार स्पष्ट करे कि कौन से भूमि को गलत, किसका निरस्त किए हैं। क्या सभी सामाजिक संगठन को दिए हैं, उसको निरस्त किया है, राजनीतिक संगठनों को दिए हैं, उसको निरस्त किए हैं, या व्यक्तिगत जिसके लिए नियम बनाया गया है और उसके तहत दिया गया है उसको निरस्त करने के लिए उस आदेश को निरस्त किया है। ये सरकार स्पष्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जो रजिस्ट्री कर लिए हैं वो कमिश्नर क्या जांच करेगा? शिकायत करेगा, उसे जांच करेंगे, कैसे कर लेगा? यदि आपने सरकारी जमीन रजिस्ट्री कर ली, ले ली, शासन की नीतियों के तहत आपने रजिस्ट्री कर ली अपने नाम से, उसको कमिश्नर कैसे जांच कर सकता है ऐसा नियम? इनको नियम कानून भी नहीं मालूम, वो तो रिमोट से, इसीलिए मैं बोल रहा हूं रिमोट से चल रहा है विष्णुदेव साइड सरकार। ये मान जी साहब, कितना समय उद्घाटन 3 बार की उनकी सरकार थी, काफी भरमार रखी जाती थी और अभी ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ प्रमाण का। तो ये इसको खुलासा, इसमें मैं भी बोलूंगा, आप बोलिए, उसके बाद मैं ऐसा है, ये कोई डॉक्टर रमन सिंह या किसी गृह मंत्री की व्यक्तिगत काम नहीं है, ये पुलिस विभाग का और जो लोग नक्सली उन्मूलन में लगे हुए हैं उन अधिकारी, चाहे जितने बड़े अधिकारी हो, उनकी बात होती है जो शासन से छुपा के की जाती है। भरमार बंदूक की संख्या आप चाहे हम चाहे अगर बता सकते हैं तो मैं बता रहे हैं। अब तक 1990 में कितने भरमार बंदूक जब्त किए थे से लेकर अब तक से लेकर अब तक, हाँ, जो जब तक हुए 90 से कितने हुए, 2000 में कितने हुए, 2010 में कितने हुए, तो आपकी भरमार बंदूक की संख्या तो उतनी ही मिलेगी। नए जब उसी को दिखाते हैं, उसी को अपराधी सिद्ध करने के लिए हमारे आम नागरिक चले जाते हैं। उपीडिया गांव में जो घटना हुई थी उसमें 12 व्यक्तियों को, जो आम गांव के लोग थे, उनको पकड़ा गया और इसके साथ 10 भरमार बंदूकें जब्त की गई। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे भरमार बंदूक को रख के उनको नकली साबित किया जाता है। और ये रमन सिंह भी बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। मैं उनसे आपसे नहीं बताना चाहता कि किस तरह, जब आप उनको बात करेंगे तब पता लगेगा कि वो इस बात से सहमत भी हैं और इस बात को समझते भी हैं, जानते भी हैं। एक मिनट इसी में क्योंकि उस दिन नेताजी का प्रश्न था, 1 मिनट इसी में उत्तर देते और मैं ऐड कर रहा हूँ कि नेताजी उस दिन विधानसभा में बोले, तब भी मैं, क्योंकि नेताजी बोल रहे थे, जहां से मैंने बोला था और आज भी उससे अनुमति लेके बोल रहा हूँ। जब हमारी सरकार थी, यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई, अधिकारियों की बैठक थी और गृह विभाग की बैठक थी, क्षमा चाहूंगा, तब मैंने कहा था, यूनिफाइड में भी बोला था कि यदि ये भरमार बंदूक आप जब्ती दिखाएंगे तो मैं माल खाने में जाके भरमार बंदूक की गिनती करूंगा और उसके बाद से 5 साल आप देखेंगे भरमार बंदूकों की जब्ती में बड़ी गिरावट आई। और अब फिर से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से भरमार बंदूकों की, वो उसका कारण ये है कि यहां से दबाव रहता है कि आपको गिरफ्तार करके बताना है, आपको इनकाउंटर करके बताना है। तो दबाव पूर्वक यदि पुलिस से कार्रवाई करेंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि उनको तो उपलब्धि बताना है, इसलिए किसी भी गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी इनकाउंटर कर रहे हैं।
जबकि हमारे समय में यह था कि फर्जी यदि नक्सली हैं तो या तो सरेंडर करे या फिर हमला करे तो छोड़ना नहीं। इसलिए बड़े बड़े जो नक्सली नेता थे वो मारे गए थे। ये अंतर। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमेशा अगर देखेंगे आप, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से 11 में से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ज्यादा प्रतिनिधित्व करते केंद्र में आए हैं। लेकिन अगर पिछले देखेंगे कि तीसरा टर्म है मोदी जी के कार्यकाल का, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा सांसद जीत के आए हैं। आप एक तरफ पूरे देश में बजट पेश होता है, बजट विशेष रूप से बिहार जैसे राज्य के लिए और आंध्र प्रदेश जैसे के लिए इस सरकार बचाने का बजट पेश होता है। क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने 10 सांसद नहीं चुने हैं? क्या 10 सांसद चुन के भेजे? छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी, यहां पे भी पैसे की आवश्यकता है, यहां पे भी विकास की आवश्यकता है, यहां पे सड़कों की आवश्यकता है, यहां पे भी बहुत सारी ऐसे जनहित कल्याण के लिए पैसे की और बजट की आवश्यकता है। लेकिन आज तक सांसदों ने, यहां के सांसदों ने राज्य के हित के लिए, राज्य के बजट के लिए, अतिरिक्त बजट के लिए कोई भी बात नहीं उठाई। यह दुर्भाग्य है। इसलिए हमने चिट्ठी लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ राज्य को भी विशेष पैकेज मिलना चाहिए। क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद क्या लोकसभा में आवाज उठाएंगे? क्या केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से मिलके अपनी बात रखेंगे? क्या? क्योंकि ये तो बोलते थे कि डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार। डबल इंजन की सरकार बनेगी तो केंद्र से पैसा ज्यादा आएगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास और निर्माण काम ज्यादा होंगे। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ को कितना पैसा मिला, कितना बजट मिला, क्या फायदा मिला? ये इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया है चिट्ठी लिखकर कि आप जब लोकसभा सत्र, अभी लोकसभा सत्र चल रही है, लोकसभा सत्र में आवाज बात उठाएं और विशेष राज्य के और विशेष पैकेज की छत्तीसगढ़ के लिए मांग करें। ये हम लोगों ने आग्रह किया है उनसे। कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं। अगर हम लोगों ने निर्णय लिया था कि इनकी सरकार है, इनकी कुर्सी बचानी है, इनको अपना काम करने दीजिए, 6 महीने में इतने बेहतर, इतने गंभीर मुद्दे पर हम लोग फैसला नहीं करेंगे। कम से कम 7 महीने हुए हैं प्रदेश सरकार को बने हुए, 2 महीने हुए हैं केंद्र सरकार को बने हुए। केंद्र सरकार कितना अनदेखा कर रही है, कितना पैसा दे रही है, उसके लिए कम से कम इसे भी 6 महीने का समय देना चाहते हैं। अगली लड़ाई होगी तो हम नरेंद्र मोदी की सरकार की विफलताओं पर चर्चा करेंगे, विशेष रूप से चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी के साथ चर्चा करेंगे। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि विधानसभा की कार्रवाई में अचानक नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने का प्रस्ताव शामिल किया गया। ये हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए चौंकाने वाला था और हम लोग उस समय के लिए तैयार हैं। जी, ये सत्ताधारी विपक्षी हैं। देखिए, जो ट्रेजरी बेंच के अलावा सभी सदस्य अशासकीय सदस्य कहलाते हैं, तो उनको प्रश्न पूछने का, ध्यानाकर्षण लगाने का, शून्यकाल में अपनी बात रखने का
याचिका लगाने का अधिकार है। सत्ता पक्ष के लोग केवल स्थगन नहीं लगा सकते, बजट हम लोग विपक्ष के लोग स्थगन लगा सकते हैं, वो लोग नहीं लगा सकते। वो उनका अधिकार है, सदस्यों का अधिकार है। लेकिन जो बातें आई और जो कुल 5 दिन के जो सत्र है उससे यही लबोलुबाब निकलता है कि ये सत्ताधारी विपक्षी है। और कोई दूसरी जो बात आप कह रहे थे कि दिल्ली में जो बजट आया है उसे देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार कुर्सी बचाओ बजट है। यहां भी जो कल आया था वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रस्ताव लाया था और इसलिए वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे। तो अपन क्यों मेहनत मशक्कत करें। जी जी, बहुत अच्छा। मैं प्रारंभिक उद्बोधन में ये बात छूट गया था और आपके इसके लिए गौरव भाई धन्यवाद देता हूं कि आपने मुद्दा उठाया। और मैं धन्यवाद भी दूंगा आदरणीय चरण दास जी को, क्योंकि इस मामले को लीड करने की जिम्मेदारी मुझे थी। इस विधेयक में वैसे भी विधेयक में संशोधन और उसमें बोलना थोड़ा सा कठिन रहता है, तो उसमें फिर जिम्मेदारी मुझे दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 काले कानून भारत सरकार ने लाया था उसमें से एक काले कानून यही है बाजार मंडी का, उसमें भी है और ये भी आया है। वो उसी प्रकार से थोड़ा शब्द के हेर फेर हैं, लेकिन कुल मिला के एक हमने केवल एक शब्द पर बदला है ये बोल रहे हैं। लेकिन इससे होगा ये कि पूरे मंडियों पे कॉर्पोरेट हाउस का कब्जा हो जाएगा। यहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं 1-2 साल में बाहर हो जाएंगे और उसके बाद जो किसानों का शोषण शुरू होगा उसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए मैं सरकार से कहा कि एमएसपी से नीचे नहीं बेचेगा, ये जिम्मेदार ये सरकार तय करे। चाहे कोई भी वस्तु, हमारे पास छत्तीसगढ़ में केवल फसल, खेतों भर में फसल नहीं होते, हमारे पास केवल धान की खेती नहीं करते, हमारे यहाँ मक्का भी होता है, गन्ना भी होता है, हमारे यहाँ मिलेट से भी है और सबसे बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी मात्रा में लघु उपज का है। 65-67 प्रकार के लघु उपज हम लोग समर्थन मूल्य घोषित कर खरीद रहे थे। तो ये सब चीज में ये कब्जा कर लेंगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें जितने भी मवेशी है, पशुधन है, उसको निर्यात शब्द का अभिप्रेत उन्होंने कहा कि ये भारत से बाहर, मतलब ये अब हमारे यहाँ के मवेशी है वो भारत से बाहर जाने के लिए, छत्तीसगढ़ के मवेशी भारत से बाहर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, ये उसका अर्थ है। मतलब मैं 2 दिन पहले विधानसभा में बोला था कि विष्णुदेव जी आपके यहाँ जितनी तस्करियां हो रही है पशुधन की, चाहे वो उड़ीसा बॉर्डर में हो, चाहे महाराष्ट्र बॉर्डर में हो, चाहे झारखंड बॉर्डर में हो, सभी जगह जो मवेशी की तस्करी हो रही है और मॉब लिंचिंग हो रहा है, तो स्थिति ये बनेगी कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के गांव में हो चाहे सड़कों पे हो मवेशी देखना बंद हो जाएगा, क्योंकि सब सारे मवेशी तस्करी मतलब बेच लीगली हो जाएगा, लीगली बेच डालेंगे, कोई रोक नहीं सकता। और आखिरी में ये भी बोला था कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए ये तो 20 में कर नहीं सकते थे, देखो उसमें करेंगे तो उसकी कलई खुल जाएगी। कॉर्पोरेट हाउस यदि केवल कुछ में आए तो कब्जा पूरा छत्तीसगढ़ तो नहीं कर पा सकते, पूरा मार्केट तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरे व्यापक तौर से पूरे प्रदेश का किया। और होगा ये कि आज भी आप देखेंगे छोटे जो किसान हैं वो कोचिया के हाथ से ठगा जाता है, वो मंडी तक नहीं पहुंच पाते, सोसाइटियों तक नहीं पहुंच पाते। तो ये इनके जो एजेंट हैं वो गांव-गांव में घूमेगा और उसे एग्रीमेंट कराएंगे, उसे धान और फसल भी ले लेंगे, पेमेंट भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि वाद विवाद होता है लेन देन के मामले में तो छत्तीसगढ़ सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, उसको ब्लैक लिस्ट भी नहीं कर सकती और भारत सरकार ही इसमें फैसला करेगी। मतलब कोई गरीब आदमी 1 एकड़ आधा एकड़ का आदमी अपना फसल बेचा कॉर्पोरेट हाउस को या जो भी हो, ऑनलाइन बिकेगा और वो बिक गया और पेमेंट नहीं किया या कोई विवाद हो गया, वो नहीं बेचना चाहता, तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी? दिल्ली में होगी।
तो ये गरीब आदमी कहाँ दिल्ली जाएगा और उसको कारपेट हाउस को कहाँ कब नोटिस भेजेगा, कैसे ले पाएगा? तो ये तो पूरे, और हिमाचल प्रदेश में सेब के जो फसल लेते हैं उनके साथ तो हुआ है, अडानी के साथ वो तो दिख रहा है। वहां के मंडी को भी, पंजाब के मंडी में भी विरोध हुआ था। ये बहुत खराब स्थिति है और मैं कहना चाहूंगा नेताजी को भी और अध्यक्ष जी को भी, ये बड़ा मुद्दा है। ये सरकार ने किसान संगठनों से बात नहीं की, व्यापारिक संगठनों से बात नहीं की, गौपालक जो संगठन है उनसे भी बात नहीं की है। अब आप दोनों की जिम्मेदारी है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब समय रहते कुछ समय निकाल के इन संगठनों से बात करके इन सब चीजों से अवगत कराते हुए आगे आंदोलन की रूपरेखा आप तैयार करें। देखिए, राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे, पूरी भर्ती होगी जैसे पहले सेना की भर्ती होती थी। और यदि युद्ध होता है या कोई विपरीत स्थिति बनती है तो भूतपूर्व सैनिक भी लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे पास हैं। अग्निवीर ही क्यों, हमारे पास तो 16-17 साल के अनुभवी हमारे पास सैनिक अभी भी पड़े, भूतपूर्व सैनिक अधिकारी हैं। तो उसकी कोई कमी क्या देश में? देशभक्त की कमी है। ये आईवास न करें, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करें। चलो अब इसको रहने दीजिए, अब धन्यवाद, अब रहने दीजिए। किसान संगठन वगैरह का नेताजी एक बढ़िया जितने किसान संगठन है उसको बुलाना चाहिए। किसान वाला मुद्दा बड़ा होगा।